सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अब ईरान ने इराक पर दागी मिसाइलें और ड्रोन, अमेरिका की हिमायत वाले कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर किए ज़बरदस्त हमले, हॉर्मुज़ से बाब अल मंदब तक ईरान का नया सिक्योरिटी बेल्ट प्लान, कुद्स फोर्स के कमांडर कानी की वार्निंग से दुनिया के एनर्जी सप्लाई पर बढ़ गया खतरा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को नसीहत, साफ लफ्जों में कहा ईरान के साथ जंग मत बढ़ाओ वरना दुनिया में अकेले पड़ जाओगे। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे सीज फायर के नाम पर गजा में हो रहा है बड़ा धोखा, ये इल्जाम किसने लगाया। उधर ओमान की खाड़ी में अमरीकी फाइटर जेट का ईरान जा रहे जहाज पर बड़ा एक्शन, साथ ही देखिए सऊदी अरब के बॉर्डर के पास गिरी हुथीस की मिसाइल। शुरुआत करते हैं इस शो की। 8 जून की देर रात इराक का आसमान मिसाइलों और ड्रोन की आवाज़ों से गूंज उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नॉर्दर्न इराक में मौजूद कुर्द हथियारबंद ग्रुप्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। साथ ही ऐसे दावे भी सामने आए कि ईरान की तरफ से कई ड्रोन्स इराक के कुर्दिस्तान रीजन में मौजूद अमरीकी ठिकानों की तरफ भी दागे गए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि एरबिल के ईस्ट में, एरबिल जो इलाका है उसके ईस्ट में सोरान और खलीफान इलाके हैं, उनके ऊपर अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट भी किए। लोकल सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक बड़ी तादाद में ड्रोन एरबिल शहर के नॉर्थ में मौजूद एक ईरान मुखालिफ कुर्द ग्रुप से जुड़े बेस को निशाना बना रहे थे। फिलहाल किसी भी मौत या बड़े नुकसान की तस्दीक तो नहीं हुई है। इससे पहले भी कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी दावा कर चुकी है कि उसके एरबिल के करीब मौजूद कैंप पर ईरानी मिसाइल हमला हुआ था। इसका मतलब है कि ईरान अब सिर्फ इसराइल या लेबनान के मोर्चे तक महदूद नहीं है, बल्कि इराक के अंदर उन कुर्द ग्रुप्स को भी निशाना बना रहा है या उन पर दबाव बढ़ा रहा है जिन्हें वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा मानता है। माना जाता है कि ये कुर्द करीब जो ग्रुप्स हैं वो अमेरिका के बेहद करीब हैं और ईरान के अंदर ये हमले अंजाम देते रहते हैं। कल भी ईरान ने 4 मिलिटेंट्स मार गिराए हैं और लगभग 20 को गिरफ्तार किया है। और ऐसे में फिर इराक पर कुर्दों पर यह हमला ये बताता है कि ईरान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बेचैन भी है, होशियार भी है। बढ़ते आगे, ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक नई और बड़ी वार्निंग दी है। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी का कहना है कि हॉर्मुज़ से लेकर बाब अल मंदब तक एक नया सिक्योरिटी बेल्ट बन रहा है और अगर हमले और दबाव जारी रहे तो पूरे रीजन से एक साथ जवाब सामने आ सकता है, यानी तमाम रेजिस्टेंस फ्रंट एक साथ हमला बोल सकते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इन्ना के मुताबिक इस्माइल कानी ने कहा कि रीजन में मौजूद ईरान के जो अलाइड ग्रुप हैं, जो दोस्त हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। कानी ने ख़ास तौर पर यमन की हुथीज़ की हालिया कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि यमन ने सही वक्त पर ताकतवर कदम उठाया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे ग्रुप्स भी मैदान में उतर सकते हैं। कल ईरान के इसराइल पर हमले के बाद यमन ने भी इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं। इस्माइल कानी का कहना है कि इसराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों ने पूरे इलाके को बड़े टकराव के करीब पहुंचा दिया है। उनके मुताबिक अगर उकसावे और हमले जारी रहे तो यूनाइटेड रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से जवाब मिलेगा। सबसे सख्त वार्निंग देते हुए कानी ने कहा कि फारस की खाड़ी और रेड सी को जोड़ने वाले अहम समुद्री रास्तों पर नज़र रखी जा रही है और बॉर्डर लेस फाइटर्स इन रास्तों को देख रहे हैं, यानी जिनकी कोई सरहद नहीं है, जो किसी सरहद को नहीं मानते, ऐसे लड़ाके इन पर निगरानी रखे हुए हैं। इसके साथ ही कानी ने कहा कि अगर हमला जारी रहा तो जवाब सीधे उन जगहों पर भी आ सकता है जो दुनिया की एनर्जी और ट्रेड सप्लाई के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। ये बड़ी धमकी है, यानी ईरान अब सिर्फ अपनी तरफ से जवाब की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये पैगाम दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर बाब अल मंदब तक फैला हुआ पूरा इलाका किसी भी नए टकराव की सूरत में एक बड़े और साझा मोर्चे में बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ईरान की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया में अकेला पड़ने वाला है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर बड़ी वार्निंग दी है। 9 जून की रात सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के चैनल 12 से बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान के साथ चल रही जंग को और ज़्यादा बढ़ाने से साफ मना किया है। कहा है कि अब कोई हमला मत करना। ट्रंप ने कहा कि मैंने बीबी यानी नेतन्याहू से कह दिया है कि तुम जो भी कर रहे हो उसे लेकर बहुत संभल कर रहो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि तुम ईरान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं कि ईरान के साथ दुनिया आ जाएगी?
और इसराइल के खिलाफ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई ताज़ा फ़ोन कॉल जो कि 8 जून की रात हुई है, उस फ़ोन कॉल से ये साफ होता तो दिखाई दे रहा है कि ईरान को लेकर दोनों के बीच यानी नेतन्याहू और ट्रंप के बीच सब कुछ एक जैसा नहीं चल रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि इसराइल आगे और हमले रोक दे, क्योंकि इससे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डील की कोशिशें खतरे में पड़ सकती हैं। 8 जून की रात आई खबर में ये बताया गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप की इस बात पर पूरी तरह हामी नहीं भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने इस मशवरे की मुखालफत भी की, हालांकि ज़ाहिरी तौर पर कुछ हद तक रजामंदी जताने की बात भी सामने आई है। खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से सीधा कह दिया है कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है और वो ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर फिर से हमला करेगा। ट्रंप भी इस बात से राज़ी रहे कि सेल्फ डिफेंस कर लो। ये खबर ऐसे वक्त आई है जब पिछले 48 घंटे से ट्रंप ये लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान, इसराइल और लेबनान से जुड़ा बढ़ता हुआ क्राइसिस कंट्रोल कर रहे हैं और हालात को डिप्लोमेसी के रास्ते पर वापस लाया जा सकता है। ट्रंप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान और ईरान से जुड़ी ताज़ा कार्रवाइयों से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई ट्रंप की बातों का नेतन्याहू पर कोई असर पड़ रहा है या फिर इसराइल अपनी अलग ही राह पर एक मदमस्त हाथी की तरह चल रहा है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने यह कहा है कि गज़ा में सीज़फायर अमल में आने के बाद भी 1000 फ़लस्तीनियों की मौत इस बात का सबूत है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और गज़ा के लोग अब भी लगातार खून खराबे का सामना कर रहे हैं। हाजिम कासिम ने यह बयान 8 जून को दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल जानबूझकर और लगातार सीज़फायर समझौतों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कासिम ने इल्ज़ाम लगाया कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो जारी एक मुसलसल कत्लेआम है और इसकी सियासी, अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी दुनिया पर आती है, ख़ास तौर पर उन मुल्कों पर जो इस समझौते में मीडिएटर और गारंटर के रोल में रहे हैं या रोल निभा रहे हैं, जैसे कि कुछ अरब मुल्क, कुछ मुस्लिम मुल्क। हमास ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी अपील की है कि वो अमन की बात को सिर्फ बयानों तक महदूद न रखे, बल्कि उस पार्टी की उस सिमत की पहचान करे जो समझौतों को नुकसान पहुंचा रहा है और उस पर दबाव डालें, यानी इसराइल की तरफ इशारा किया। इसके साथ ही हाजिम कासिम ने अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से भी ये मांग की है कि वो गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी खून खराबे को रोकने के लिए असरदार कदम उठाएँ। हमास का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गज़ा से लगभग रोज़ाना नए हमलों, मौतों और ज़ख्मियों की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि सीज़फायर अब भी लागू माना जाता है, कागज़ों पर ही सही, वरना सीज़फायर का ऐलान होने के बाद कभी गोली नहीं चलती। अमेरिका ने ईरान की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर पर सीधा हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक पलाव के झंडे वाला मैरीवेक्स नाम का टैंकर ओमान की खाड़ी में ईरान की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक अमेरिकी फाइटर जेट ने उस पर प्रिसिशन मिसाइल अटैक कर दिया। अमेरिका का दावा है कि टैंकर के क्रू ने अमेरिकी मिलिट्री के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मिसाइल टैंकर के इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम वाले हिस्से पर दागी गई, जिससे जहाज़ आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहा, इंजन तबाह हो गया। 8 जून की रात सेंटकॉम ने कहा कि मैरीवेक्स नाम का जहाज़ अब ईरान की तरफ नहीं जा रहा। ये खबर इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि अब अमेरिका सिर्फ नाकेबंदी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन जहाज़ों पर सीधे हमले भी कर रहा है जिन्हें वो अपने हुक्म को अमल में ना करने वाला जहाज़ बता रहा है। इस जहाज़ पर 24 इंडियन क्रू मेंबर मौजूद थे जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिका के मुताबिक 13 अप्रैल से शुरू हुई इस नाकेबंदी के दौरान उसकी फोर्सेस 7 जहाज़ों को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, यानी उन्हें तबाह कर चुके हैं। 134 जहाज़ों का रास्ता बदला गया है। 42 जहाज़ों को इंसानी मदद पहुंचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है। यानी ईरान पर प्रेशर बनाने की अमरीकी मुहिम जो है वो एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहां सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि समंदर में आगे बढ़ रहे जहाज़ सीधे निशाने पर आ रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि मंडे को यमन से दागी गई एक मिसाइल उसके बॉर्डर के करीब आकर गिर गई। 8 जून की रात सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जांच में पता चला है कि मिसाइल किसी रीजनल मुल्क की तरफ दागी जा रही थी, लेकिन रास्ते से भटक गई और सऊदी यमन बॉर्डर के करीब खाली इलाके में गिर पड़ी। ये मिसाइल हुतीस की तरफ से दागी गई थी।
सऊदी हुकाम ने उस मुल्क का नाम नहीं बताया जिसकी तरफ हुथीज़ ने मिसाइल दागी थी। हालांकि ये बयान ऐसे वक्त आया जब यमन के हुथी लगातार इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा कर रहे थे 8 जून को ईरान की हिमायत में। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि उसने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई हमला नहीं किया। वहीं ईरान के करीबी माने जाने वाले हुथीज़ का कहना है कि उनका ताज़ा हमला इसराइल को निशाना बनाकर किया गया था, न कि सऊदी अरब को। कुछ मिक्स खबरें यहाँ से ले लेते हैं। लेबनान में क्या हो रहा है? लेबनान में वही तबाही का आलम है जो गज़ा में था। आप इस तस्वीर को अगर ऐसे ही देखते, मैं लेबनान का जिक्र ना करता तो आपको लगता है ये गज़ा की तस्वीर है, लेकिन ये पूरा तबाह हुआ इलाका लेबनान का साउथ वाला हिस्सा है। कोई एक गांव होगा, कोई एक सड़क होगी जो इस तरह से जिस पर सारे मकान तबाह हो गए हैं। दूसरी तरफ ये धुएं के गुबार जो इमारतों के पास से उठ रहे हैं। तीसरी तरफ ये वीडियोस आ रहे हैं जो पूरे इलाके में मची तबाही के मंज़र को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से इसराइल इन इलाकों पर बमबारी कर रहा है। और ये इलाका बताया जा रहा है साउथ ऑफ लेबनान का है। बुर्ज अल शिमाली है, खरायब है, खिरबत द्वैर है, और जिसने ये वीडियो शेयर किया है वो कहता है मेरा गांव भी है अरब सालिम, उसी ने वीडियो शेयर किया है। रोगाया, आपका घर सलामत हो। बस क्योंकि ये आम लोग हैं, ये कहते हैं कि हमारा हिजबुल्लाह से वास्ता नहीं है, जंग हिजबुल्लाह के साथ है। हाँ, मैंने खबर ऐसी भी पढ़ी कि जो इस इलाके के क्रिश्चियंस हैं वो अपने घरों में पर्चियाँ डाल कर गए IDF के लिए कि हम IDF आपसे प्यार करते हैं, आप हमारा घर तबाह मत करिएगा, हम क्रिश्चियन हैं, हम हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है साउथ का, यहाँ आम लोग ज़्यादा रहते हैं, हर किसी को हिजबुल्लाह का लड़ाका मत समझिए। खैर, अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं जंग में, और ये बहुत फेमस हो रहा है, चर्चा में है ये सीन जिसमें एक हेलीकॉप्टर से मिसाइल दागी जा रही है, और मिसाइल दागी जा रही है गज़ा पर, गज़ा के लोगों के टेंट्स या टूटे घरों पर। और कहा जा रहा है कि इस तरीके से हर रोज़ सीज़ फायर का वायलेशन गज़ा में जारी है। ईरान की सड़कों पर रात 9 जून करीब 2 बजे ये नज़ारा सामने आया, हमारे 2 बजे के करीब, और ईरान की सड़कों पर हज़ारों हज़ार लाखों लोग फिर आए, और इस तरीके से ये शोर है, ये निज़ाम की हिमायत में है, ईरान की हिमायत में, ईरानी फोर्सेस की हिमायत में, और ईरान की दुश्मनों ख़ास तौर से इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ है ये शोर। सब लोग झंडे लिए हुए हैं हाथों में, और जहाँ तक है इनके हाथों में पीले कलर के झंडे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि ये लेबनान के हिजबुल्लाह की हिमायत में भी आज सड़कों पर हैं। और इसी हिमायत में कल रात भी, या कल दिन में और परसों रात, ईरान ने इसराइल के ठिकानों पर हमले भी किए थे। तो ये अलग नज़ारे वहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलते चलते एक ऐसी खबर जिस पर अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, हालांकि प्लस TV एक्स्ट्रा ने शेयर किया है, और ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि एक तरफ नीचे से मिसाइल दग रही हैं और ऊपर से रामत डेविड जो एयरबेस है, फौजी हवाई अड्डा इसराइल का, वो है। और बताया जा रहा है कि इस पर जो कल मिसाइलें दागी गई थी उसके बाद इसका नक्शा बदल गया है। इट मीन्स सैटेलाइट तस्वीरों के बेस पर यह दावा किया जा रहा है कि हाँ, ईरान की मिसाइलों ने 7 और 8 जून की रात इसराइल के एयरबेस पर कुछ तबाही मचाई है। कहा जा रहा है कि वेयर हाउस में मचाई। ये दावे हैं, कंफर्मेशन आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।